Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड टुडे वी विल बी लुकिंग इनटू द करंट अफेयर्स ऑफ 30th जून. तो शुरू करते हैं, टॉपिक्स देख लेते हैं. GS 1 में ज्योग्राफी से वी हैव हीट वेव. तो दिल्ली में जो हमारी कैपिटल है उसमें हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर रिकॉर्ड किया गया है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ हीट वेव. तो हीट वेव से रिलेटेड पूरा इशू क्या है इसको समझेंगे. GS 2 में वी हैव गवर्नमेंट पॉलिसीज से वन नेशन वन राशन कार्ड. तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सेंटर को ये निर्देश दिए हैं कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड पॉलिसी टू बेनिफिट द माइग्रेंट वर्कर्स. तो ये पूरी पॉलिसी क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं इस पॉलिसी से रिलेटेड, इसको देखेंगे. देन हेल्थ या साइंस एंड टेक में से भी ये इशू सेम है. मॉडर्ना वैक्सीन, तो इसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है और इसे इंपोर्ट करने की परमिशन दे दी गई है एक कंपनी को इंडिया में. तो क्या है ये पूरी वैक्सीन और क्या है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, इसको देखेंगे. ठीक है. फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में इजराइल एंड यूएई. तो देखो इनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं और अभी अभी इजराइल ने एक एम्बेसी खोली है यूएई में. तो इनके बीच का जो रिलेशन है और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया के ऊपर और जियोपॉलिटिक्स के ऊपर वर्ल्ड की, इसको देखेंगे. GS 3 में सिक्योरिटी में से एक एडिटोरियल है आज द हिंदू का, द फ्लाइंग टेरर. ये रिलेटेड है जो ड्रोन अटैक हुआ था रिसेंटली जम्मू कश्मीर बेस पे, एक जो एयर बेस है, स्टेशन है उस पे. तो उससे रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है कि किस तरह से एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है इन ड्रोन अटैक्स को रोकने के लिए. देन डिजास्टर मैनेजमेंट में से चमोली डिजास्टर. तो एक रिपोर्ट आई है, एक स्टडी आई है जिसमें ये कहा गया है कि चमोली डिजास्टर जो हुआ था, जो फ्लैश फ्लड्स आई थी, उसका रीजन ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड नहीं, एक एवलांच था. तो ये इशू क्या है इसको देखेंगे. एंड देन GS 4 में हमारे पास आज कुछ भी स्पेशल नहीं है. तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी. आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फेलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल. तो हमारी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये नहीं है कि हम कभी फेल ना हो, हम कभी भी नीचे ना झुकें, कभी भी हम लोज ना देखें अपनी लाइफ में. बट हमारी जो ग्रेटेस्ट ग्लोरी, जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट हो सकती है हमारी पूरी लाइफ की, दैट इज़ इन नेवर स्टॉपिंग टू राइज. ओके, हमें हर बार गिर के ऊपर उठना है. ठीक है. सेम गोज विथ UPSC. भले ही कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी आउटकम्स उतने अच्छे ना आए, मॉक्स में हो सकता है आंसर जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा ना आए, लगता है कभी कभी कि इतना आउटकम नहीं निकल रहा है, बट वी डू नॉट हैव टू डिसहार्टन बाय दैट. ठीक है. हमें खुद को डिसहार्टन नहीं करना है, हमें उसके आगे बढ़ना है. वी हैव टू राइज एवरी टाइम. ओके, बिकॉज ऑल दीज एफर्ट्स विल काउंट इन द एंड. ओके, तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहला आर्टिकल है द हिंदू का ही है. ठीक है. दिल्ली एडिशन, पेज नंबर 3, हीट वेव से रिलेटेड. तो सिटी रिकॉर्ड्स हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर. तो दिल्ली में हॉटेस्ट डे रिकॉर्ड किया गया है पूरे साल का और ये हुआ है बिकॉज ऑफ द हीट वेव. और इस बार ऐसा हुआ है कि जुलाई में भी हीट वेव कंटिन्यू हो रही है. यूजुअली जो हीट वेव होती है दैट इज मेनली फ्रॉम मई टू जून. ओके, बट इस बार जुलाई में भी इसे देखा गया है कि ये एक्सटेंड हो रही है. तो हीट वेव क्या है इसको समझते हैं. तो देखो, हीट वेव का मतलब है पीरियड ऑफ अबनॉर्मली हाई टेम्परेचर. तो जब नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं और अबनॉर्मली हाई टेम्परेचर्स फॉर अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम, तो उस टाइम पे कहा जाता है कि दिस इज़ अ हीट वेव. ओके, अब हीट वेव के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं. इन क्राइटेरियाज को पढ़ने से पहले समझते हैं कि हीट वेव होता कैसे है. ठीक है. एक एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर कैसे बनता है किसी भी जगह पे. तो हमें पता है कि हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर के बारे में हमें पता है. ठीक है. तो हाई प्रेशर पे क्या होता है, जो विंड्स होती हैं वो सबसाइड करती हैं. ठीक है, नीचे की तरफ आती हैं. और लो प्रेशर पे विंड्स अपवेल करती हैं. ओके, और यहाँ से इस तरह से ये विंड सिस्टम चलता है. ओके, तो इस तरह से होता है. अब हाई प्रेशर के कारण जब किसी भी जगह पे एक हाई प्रेशर ट्रैप हो जाता है और वहाँ पे जो विंड्स हैं वो इस तरह से सबसाइड करने लगती हैं, डाउनवर्ड फोर्स होती हैं, तो उस केस में क्या होता है, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता. ठीक है. जो क्लाउड्स होते हैं वो फॉर्म नहीं हो पाते, जो स्काई होता है वो क्लियर होता है. इसी के कारण सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा जाता है, सबसे ज़्यादा हीट वाला रीजन, हॉट रीजन इसे माना जाता है उसके कारण. और इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर कंसिस्टेंटली राइज होता रहता है. ओके, तो हीट वेव्स आर जनरली द रिजल्ट ऑफ ट्रैप्ड एयर. ठीक है. तो जब हॉट ट्रैप्ड एयर हो जाती है किसी भी जगह पे फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो वहाँ पे हीट वेव देखने को मिलती है. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. तो अगर कोई भी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 या 2 से ज़्यादा दिन के लिए किसी एरिया में ट्रैप हो गया है, तो उसके कारण जो ग्राउंड पे जो हॉट
वेव्स हैं, हॉट एयर है, ये भी ट्रैप हो जाती है और इसके कारण होती है हीट वेव। ठीक है, तो हीट वेव्स फ्रॉम व्हेन हाई प्रेशर स्ट्रेंथन्स एंड रिमेन्स ओवर ए रीजन फॉर सेवरल डेज, तो जब बहुत दिनों के लिए हाई प्रेशर रह जाता है किसी जगह पे, दैट कॉजेज हीट वेव। इतना समझना है बस। ठीक है, अब देखो हीट वेव जनरली देखने को कहाँ कहाँ मिलती है, जो ये वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है इंडिया का, वहाँ पे जो सेंट्रल एंड साउथ सेंट्रल रीजन है मेनली यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो रीजन है ना, इस रीजन में मेनली देखने को मिलती है हीट वेव्स। अब हीट वेव्स के कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, तो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, ठीक है, इसने ये क्राइटेरियाज दिए हैं। अभी क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, अगर किसी भी जगह का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है एट द प्लेन्स, और अगर कोई हिली रीजन है और वहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, तो इस केस में आप कह सकते हैं कि वहाँ पे हीट वेव एग्जिस्ट कर रही है। सेकेंड, अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होता है, 40 डिग्री सेल्सियस या उससे कम बना हुआ है, तो भी हीट वेव होने के चांसेस हैं। कब? जब नॉर्मल टेम्परेचर से 5 to 6 डिग्री डाइवर्जन होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर 5 to 6 डिग्री ऊपर जा रहा है नॉर्मल से, लेकिन फिर भी 40 डिग्री से कम है, तो भी उसे हीट वेव माना जाएगा। और अगर 40 डिग्री से ज़्यादा है तो हीट वेव है ही, लेकिन एक और क्राइटेरिया जुड़ जाता है कि नॉर्मल टेम्परेचर से 4 to 5 डिग्री अगर हायर है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हायर नहीं, जैसे मान लो 45 नहीं है, वो सिर्फ 44 है, तो 40 डिग्री से भी ऊपर हो गया, और मान लो एवरेज टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर उस जगह का 40 रहता है, तो उस केस में भी क्योंकि 4 to 5 डिग्री सेल्सियस डाइवर्ट हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है टेम्परेचर, तो इसलिए इस डिपार्चर के कारण भी इसे हीट वेव कहा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 45 डिग्री सेल्सियस रहता है, फिर भले ही चाहे नॉर्मल टेम्परेचर कुछ भी हो, अगर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है तो इस केस में भी हीट वेव माना जाएगा। अब देखो ना 45 डिग्री सेल्सियस कितना होता है टेम्परेचर, तो नॉर्मल टेम्परेचर कुछ भी हो, अगर 45 डिग्री सेल्सियस अगर उस जगह का टेम्परेचर पहुंच रहा है तो उसे हीट वेव माना जाएगा। अब इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहले होता है डिहाइड्रेशन। ठीक है, हम देखते हैं कि कई बार समर्स में ऐसी गाइडलाइंस आती है, न्यूज़पेपर्स में भी छपता है, ठीक है, प्रमोट करती है गवर्नमेंट की ट्रेडिशनल वेज को आप अपनाइए, घर के अंदर रहिए, ऐसे कपड़े पहनिए जो पूरी तरह से आपको ढकें, ठीक है, पानी पीते रहिए, तो डिहाइड्रेशन आपको ना हो, सो दैट हीट स्ट्रोक्स भी होते हैं इसमें। और सबसे ज़्यादा इसके लिए वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है वो है एल्डरली, ठीक है, और बच्चे, ठीक है, चिल्ड्रन। और जो पुअर सेक्शन है जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता है ऐसे हीट वाले माहौल में भी, ऐसे क्लाइमेटिक टाइम में भी। ठीक है, रीजंस क्या हैं इस हीट वेव के, तो देखो हीट वेव एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट होना और इतना एक्सटेंड होना, इसके स्पेशली रीजंस देखने को ज़रूरत है हमें कि इसके रीजंस क्या हैं। सबसे पहला जो रीज़न है दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। ओके, तो क्लाइमेट चेंज के कारण इतना एक्सटेंडेड हीट वेव देखने को मिल रहा है हमें। दूसरा इसका रीज़न है अर्बन हीट आइलैंड फिनोमेना, अर्बन हीट आइलैंड। ठीक है, तो देखो ये अर्बन हीट आइलैंड फिनोमेना क्या होता है। अर्बन हीट आइलैंड का मतलब है कि देखो सपोज कि ये दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली मेन रीजन है, दिल्ली मेन सिटी है, ठीक है, इसके आसपास ये सब अर्बन रीजन है और इसके आसपास ये रूरल रीजन है। तो जब आप ये देखोगे ना कि जैसे जैसे आप रूरल रीजन से मेन सिटी में आ रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और कभी कभी देखा जाता है कि 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा का टेम्परेचर डिफरेंस है आसपास के रूरल एरियाज में और जो मेन सिटी है अर्बन एरिया है उसमें। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मेनली कंक्रीट की जो रोड्स होते हैं, ठीक है, फिर ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं ब्रिक्स मोर्टार्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, और ट्रीज जो हैं वो कम होता है, ट्री कवर कम होता है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जो सेंटर है उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और जो जैसे ही आप आउटस्कर्ट्स पे जाएंगे वैसे ही टेम्परेचर घटता जाएगा। इसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड फिनोमेना। ठीक है, तो इस तरह की जो फिनोमेना देखने को मिल रहे हैं उसके कारण भी ये हो रहा है। ठीक है, इम्पैक्ट जो है हीट वेव का वो ज़्यादा हो रहा है, एक्सटेंडेड हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा जो एक ये भी फिनोमेना है कि अर्बन एरियाज में जो कॉन्क्रिटाइजेशन हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, ट्री कवर जो है वो कम है, इसके कारण भी हीट वेव का इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देन वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो देखो वे फॉरवर्ड इसका ये हो सकता है हम किस तरह से इससे निपटा सकते हैं, इससे निपटारा हो सकता है हमारा। इसकी बात करें तो देखो गवर्नमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट ऑलरेडी करती है कि प्रमोट करती है ट्रेडिशनल वेज को कि आप घर के अंदर रहिए, कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनिए, ये सब। ठीक है, सेकेंड कि हमें पहले तो हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे हीट वेव बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। देन हम एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लेबर लॉस पे
इनको लाइन में लाएं इस क्लाइमेटिक सिचुएशन के, जैसे कि जो ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसको लाइन में लाएं कि हम ऐसे जगह जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा हीट में काम करना पड़ रहा है, ओपन में काम करना पड़ रहा है समर्स में इन लेबरर्स को, उसके लिए एक लेबर लॉ लाएं कि इन कंडीशंस से उनको बचाया जा सके, ठीक है, उनकी वल्नरेबिलिटी को कम किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं हम यहाँ पे कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन बिल्डिंग्स हों, ठीक है, बिल्डिंग्स जो हों वो प्रॉपर वे से बनाई गई हों, सस्टेनेबल तरीक़ों से बनाई गई हों। इसके अलावा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, ठीक है, ग्राउंड वाटर टैंक्स हों, और जो शेड है विंडो शेड्स हैं उनको बड़ा किया जाए। तो ये सिंपल डिज़ाइन आर्किटेक्चर वाली चीज़ें हैं। तो इन तरीक़ों को यूज़ करके हम इसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हीट वेव। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, mark the correct statement about heat wave. A heat wave is period of abnormally high temperature that occurs during the summer season in eastern and southern part of India. तो देखो ये abnormally high temperature का पीरियड है, सही बात है, समर्स में होता है, सही बात है, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होता है, ये गलत है। देखो मैंने आपको बताया कि ये कहाँ होता है, नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, सेंट्रल सदर्न पार्ट में होता है, ठीक है। ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में ये नहीं देखा जाता है उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली। टिपिकली अकर्स बिटवीन मार्च एंड जून एंड इन सम रेयर केसेस एक्सटेंड टिल जुलाई। तो जैसा कि हम अभी देख भी रहे हैं, ठीक है, जुलाई तक एक्सटेंड हो गया, यूजुअली समर्स में होता है, यानी कि मार्च से जून तक के बीच में होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इंश्योर दैट नो माइग्रेंट वर्कर गोज हंगरी। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आपको माइग्रेंट वर्कर्स का ध्यान रखना ज़रूरी है अब, ठीक है। इसमें ये कहा है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो उनका वेलफेयर, उनका ध्यान रखना, उनको राइट टू फूड देना, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और गवर्नमेंट ये कह के अपनी ड्यूटीज़ से पीछे नहीं हट सकती कि पेंडेमिक है, ठीक है, हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये कोई रीज़न नहीं हुआ। और ये भी कोई रीज़न नहीं हुआ कि जो राशन कार्ड है वो सिर्फ उनकी जो नेटिव प्लेस है, जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी सिर्फ नेटिव प्लेस पे वर्क करता है, इसीलिए हम उनको रिलीफ नहीं दे पा रहे। गवर्नमेंट इस लॉजिक के साथ ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट पीछे हट जाए माइग्रेंट वर्कर्स के वेलफेयर से, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की बाउंडन ड्यूटी है कि वो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इन्हें राइट टू फूड दिलवाएं। और राइट टू फूड, इसमें यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में कि राइट टू फूड कम्स अंडर आर्टिकल 21 बिकॉज राइट टू फूड इज एन इंट्रिकेट पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें यह कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को आप जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। अब देखो ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले और चीज़ें देख लेते हैं इस जजमेंट से रिलेटेड, इस जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का उससे रिलेटेड। तो देखो इसमें पहली चीज़ ये भी कही गई है कि आपको, सेंटर को ये कहा है कि आपको स्टेट्स को जितने भी फूड ग्रेन उनको कम पड़ रहे हैं आपको उतनी क्वांटिटी में उनको फूड ग्रेन्स देने पड़ेंगे। दूसरा, आपको ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है इसको जुलाई 31 के पहले पहले इम्प्लीमेंट कराना ही पड़ेगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि आपको एक काम दिया गया था कि नेशनल डाटाबेस ऑन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, आपको एक पोर्टल के थ्रू बनाना था, एक डाटा कलेक्ट करना था अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स पे, वो भी आपने अभी तक नहीं किया है, आपको वो भी चीज़ कंप्लीट करनी है। इसके अलावा ये भी कहा है कि आप कम्युनिटी किचन का सहारा ले सकते हैं, इसको आप अभी भी इम्प्लीमेंट करिएगा बिकॉज इसी से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको राइट टू फूड इंश्योर हो पाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक्टिविस्ट जो हैं, जितने भी एक्टिविस्ट थे जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने इस जो रूलिंग है इसको वेलकम किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोटा भी बढ़ाइए, आप जो स्टेट्स का कोटा है रिगार्डिंग फूड ग्रेन्स ये भी बढ़ाइए, ठीक है। मतलब उन्होंने अपनी साइड से भी ये सजेशन दिए हैं कि कोटा भी बढ़ाना चाहिए इसके अंतर्गत। और इसमें ये भी कहा गया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, जिसके अंतर्गत राशन कार्ड मिला हुआ है लोगों को, वो 2011 के सेंसस के बेसिस पे मिला हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिर्फ 93 करोड़ की पॉपुलेशन को यहाँ पे कवर किया गया है, जबकि आज की डेट में इस
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लगभग 139 करोड़ पॉपुलेशन आती है, तो इसे भी अपडेट करने की ज़रूरत है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को ये कहा है कि आप इसे अपग्रेड भी कीजिए, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बेनिफिशरीज का डाटा है उसे भी अपडेट कीजिए, ठीक है। हालांकि इसमें एक्टिविस्ट्स ने ये भी कहा है कि आप कैश ट्रांसफर्स भी करवाइए, सुप्रीम कोर्ट को ये कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैश ट्रांसफर एक पॉलिसी मैटर है और हमारा काम ये नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ निर्देश दे सकते हैं क्या क्या करा जाना चाहिए, कैश ट्रांसफर हमारा काम नहीं है। तो देखो इस पूरे इशू को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं इसको आपको बताती हूँ कि किस तरह से काम चलता है अभी। तो देखो एक है हमारे यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2013 का एक्ट है ये। इसमें क्या होता है, इसमें सब्सिडाइज्ड रेट्स पे फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं जो बीपीएल पीपल हैं उनको, ठीक है। सब्सिडाइज रेट्स पे फूड ग्रेन दिए जाते हैं उनको जो बीपीएल पॉपुलेशन है। इसमें लगभग 75% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ की और 50% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ की कवर होती है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, ये मानो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि फार्मर्स से जो भी फार्मर्स का जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन है उसे प्रोक्योर किया, खरीदा, ठीक है, अंडर एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम के अंतर्गत इसे खरीदा, ठीक है। अब सेंटर ने इस जो प्रोडक्शन है इसे जमा किया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। अब सेंटर ने स्टेट को बोला कि आप अपने स्टेट में एलिजिबल जो बेनिफिशरीज हैं उनका पता लगाइए। तो स्टेट ने इन बेनिफिशरीज का पता लगाया, ठीक है। अब सेंटर ने क्या किया कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से स्टेट के पास ये जो प्रोडक्शन था, ये जो फूड ग्रेन्स थे, ये पहुंचाए, ठीक है। और स्टेट की जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं इस पे ये अब स्टेट का काम है कि स्टेट अपने जो भी जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से उनको फूड ग्रेन्स मिले हैं उसको फेयर प्राइस शॉप्स तक पहुंचाए। और फेयर प्राइस शॉप से अब बेनिफिशरीज को ये फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं एट सब्सिडाइज्ड रेट्स, ठीक है। तो इस तरह से पूरा काम चलता है अभी। अब इसके लिए क्या होता है कि एक राशन कार्ड दिया जाता है बेनिफिशरीज को। इस राशन कार्ड में क्या होता है कि जो भी बेनिफिशियरी है किसी भी स्टेट की जो एक डेजिग्नेटेड फेयर प्राइस शॉप है वहां से ही अपना जो फूड ग्रेन है सब्सिडाइज रेट्स पे वो ले सकता है। अब वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है वो ये कह रही है कि जो ये राशन कार्ड है इसे आप इसकी इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाइए। यानी कि अगर कोई माइग्रेंट वर्कर है, ठीक है, कोई भी पर्सन है जिसका ए प्लेस पे राशन कार्ड चलता है, अब हो सकता है कि वो बी प्लेस पे माइग्रेट करके गया हो, तो अब वो माइग्रेंट वर्कर इस पीडीएस स्कीम का, इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का फायदा नहीं उठा सकता क्योंकि उसका राशन कार्ड तो सिर्फ ए प्लेस पे चलता है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम बोलती है कि इस माइग्रेंट वर्कर का जो राशन कार्ड है वो बी प्लेस पे भी वर्क करना चाहिए, तो पूरे देश में एक ही राशन कार्ड चले, इसकी इंटर ऑपरेबिलिटी हो, ये चीज बोलती है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। अब इसकी जरूरत क्या है, तो देखो पहली जरूरत तो इसकी ये है कि मैंने जैसे कि बताया इसकी इंटर ऑपरेबिलिटी नहीं है, ठीक है। माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला काम है क्योंकि देखो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे राशन कार्ड चलता नहीं है। फिर रूरल से अर्बन एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे भी राशन कार्ड नहीं चलता, तो इस तरह से इनको ये जो लाभ है इसका वो नहीं मिल पा रहा। दूसरी चीज़ ये कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू फूड कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 21, ठीक है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी में आता है ये, तो इसकी ज़रूरत तो है। तीसरी चीज़ ये कि अब इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स इसके ये हैं कि पहली चीज़ इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, एक तरह से यूनिवर्सलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इंटर ऑपरेबिलिटी इसकी बढ़ेगी, ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन हो पाएगा पीडीएस का, कहीं से भी आप राशन कार्ड यूज़ करके अपने फूड ग्रेन्स ले सकते हैं। दूसरा कि इसमें पहली चीज़ ये कंज्यूमर जो है उसे एम्पावर किया जाएगा। कैसे? कंज्यूमर का एम्पावरमेंट ऐसे होगा कि वो जिससे भी चाहे, जिस भी डीलर से चाहे उससे अपना जो सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन्स खरीद सकता है। अब कई बार क्या होता है ना कि डीलर्स मिसबिहेव करते हैं, कभी कभी उसमें धांधली भी होती है, तो अगर कोई भी डीलर से वो नहीं खरीदना चाहते हैं तो दूसरे डीलर से खरीद पाएंगे। इसके बाद जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, उससे इससे छुटकारा मिल पाएगा क्योंकि डीलर को चुनने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहेगी बेनिफिशियरी के पास। इसके अलावा जो एसडीजी गोल है हमारा, ठीक है, नंबर 2 जो हंगर को कर्ब करने का है, उसको भी हम यहाँ पे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे।
अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं? देखो, एक्सक्लूजन एरर हो सकते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखो इसके लिए भी आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और आधार कार्ड सबके पास नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि जो वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, उनके जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो फेड आउट हो जाते हैं, तो वो भी यूज़ नहीं कर पाएंगे इसको, तो एक्सक्लूजन हो जाएगा इधर। तो दूसरा चीज़ ये है, लॉजिस्टिक का इशू है, ठीक है। अब हर फेयर प्राइस शॉप को उसके यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ पीपल असाइंड होते हैं उसके हिसाब से जो भी फूड ग्रेन है वो दिए जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डिसाइडेड नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से फूड ग्रेन्स पहुंचाए जाएंगे, ये एक इशू है। देन एक इशू ये भी है कि डाटा नहीं है हमारे पास माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर, तो ये सारे इश्यूज हैं। अब इसके लिए जो वे फॉरवर्ड दिखाए गए हैं कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा वो ये हैं कि एक तो आप सोशल ऑडिट रखिए इसमें, तो सोशल ऑडिट से क्या होगा, परफॉर्मेंस आप चेक कर पाएंगे इसकी। देन जो एक्सक्लूजन हो रहा है उसके लिए एक तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल डाटाबेस बनाना है आपको अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए। एक सोशल सेक्टर का एक अनऑर्गेनाइज्ड एक्ट है 2008 का, उसको भी अगर इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो हमारे पास डाटा आ जाएगा प्रॉपर्ली। लॉजिस्टिक के लिए एक ई-कॉमर्स पोर्टल बना सकते हैं जहाँ पे सारी नीड्स एंड डिमांड्स उसमें आए, ठीक है, सो दैट हमको पता चल पाए कि किस फेयर प्राइस शॉप पे कितना फूड ग्रेन पहुंचाने की जरूरत है। तो ओवरऑल पूरी पोर्टेबिलिटी इंश्योर करने की जरूरत है सारी स्कीम्स में हमको, क्योंकि अब जो माइग्रेंट एक्सोडस हमने देखा है कोविड के टाइम पे, ये बहुत ज़्यादा बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न बन गया है इंडिया के लिए। तो देखो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया, ये मेंस के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। गवर्नमेंट गिव्स नॉट टू सिप्ला टू इंपोर्ट मॉडर्ना वैक्सीन। तो देखो मॉडर्ना वैक्सीन को यहाँ पे इंपोर्ट के लिए परमिशन मिल गई है। तो ये मॉडर्ना वैक्सीन क्या है? देखो मॉडर्ना वैक्सीन जो है ये चौथी वैक्सीन होगी जिसको कि यहाँ पे इंपोर्ट के लिए परमिशन दी गई है। और यहाँ पे अभी तक कोवैक्सीन है हमारे पास, कोविशील्ड है और स्पुटनिक भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी वैक्सीन को अभी तक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल चुका था, लेकिन अब मॉडर्ना को भी ये ऑथराइजेशन मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया में कोशिशें चल रही है कि फाइजर और जॉनसन की जो वैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन की, उन्हें भी लाया जाए। ओके, जो मॉडर्ना वैक्सीन है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये 7 मंथ की है, ठीक है, 7 मंथ तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी इफेक्टिविटी है दैट इज़ वेरी हाई, 94% इसकी इफेक्टिविटी है। और ये देखा जा रहा है जो कि नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जिस पे हमारी खुद की वैक्सीन उतना काम नहीं कर रही है, उस पर मॉडर्ना बहुत अच्छा इफेक्टिवनेस दिखा रही है। ओके, एंड इसमें यह भी बताया गया है कि जो DGCI है हमारे यहाँ, जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने परमिशन दे दी है सिप्ला को इंपोर्ट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे हमारे काम का जो चीज़ है वो है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, ठीक है। तो ये इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन क्या है? हमारे यहाँ यूजुअल प्रोसेस क्या है वैक्सीन या डायग्नोस्टिक मटेरियल टेस्ट वगैरह को अप्रूव करने की? तो देखो ये है हमारे यहाँ CDSCO, ये हमारे यहाँ रेगुलेटरी अथॉरिटी है ड्रग्स के लिए, ठीक है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है? ये अप्रूवल देती है, जितने भी ड्रग्स हैं, वैक्सीन हैं, इनको अप्रूवल दिया जाता है इस अथॉरिटी के द्वारा प्रॉपर ट्रायल्स के बाद, प्रॉपर इफेक्टिवनेस को चेक करने के बाद। और इसको ये काफ़ी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है, ठीक है। एक सबसे जो जल्दी वैक्सीन को, जिस वैक्सीन को सबसे जल्दी अप्रूवल मिला था वो थी मम्स की वैक्सीन, ठीक है, और इसको मिला था लगभग 4.5 साल में अप्रूवल। तो आप सोचिए सबसे जल्दी 4.5 साल होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। अब कोविड में हम इतना टाइम तो वेट कर नहीं सकते, तो यहाँ पे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि इसका प्रोविजन नहीं है हमारे जो इंडिया के ड्रग रेगुलेशन है उसमें, लेकिन फिर भी हम इसको यूज कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर हमको लगता है कि कोई भी वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है तो हम उसको अभी अप्रूवल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फाइनल अप्रूवल नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी डिबेट है कि लोगों को ये बताना चाहिए कि अभी इसको फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है, अभी इसे सिर्फ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन वाला अप्रूवल मिला है, ठीक है, क्योंकि फाइनल अप्रूवल मिलने में टाइम लगेगा। और ये हमने सीखा है, ये हमने लेसन लर्न किया है यूएस से। यूएस में इसका प्रोविजन है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का या अप्रूवल का। उसमें क्या होता है ना, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन वो किस बेसिस पे देते हैं? देखो यूजुअल फाइनल अप्रूवल तो दिया जाता है प्रॉपर ट्रायल्स के बाद, प्रॉपर जो भी उसकी प्रोसेस होती है, लॉन्ग प्रोसेस होती है, उसके बाद। लेकिन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में क्या देखा जाता है कि जो बेनिफिट्स हैं या जो गेन्स हैं दे आर मोर देन द लॉसेस, ठीक है, या जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे ज़्यादा हैं बेनिफिट्स। अब देखो यहाँ पे हमारे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को ये बताएं कि एक तो ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है, दूसरा ये कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, सो दैट जो मिथ्स रिलेटेड है ना वैक्सीन से रिलेटेड उसको हम कर्ब कर सकें, ठीक है। तो ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के बारे में मुझे आपको बताना था, तो ये हमने देख लिया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, इजराइल एंड यूएई के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो इजराइल ने एक एम्बेसी ओपन की है यूएई में। तो अब ये क्या इशू है इसको समझते हैं। देखो
एक है इजराइल और एक है अरब नेशंस, ठीक है। अब ये जो अरब नेशन हैं ये मेनली इस्लाम कंट्रीज़ हैं, और इजराइल जैसे कि हमें पता है ये ज्यूज़ की कंट्रीज़ है, ज्यूज़ की कंट्री है। अब इजराइल का इशू चल रहा है पलेस्टाइन के साथ, ठीक है। पलेस्टाइन अगेन एक इस्लाम बेस्ड कंट्री है, ठीक है। तो अरब नेशंस जो हैं इनका साथ, इन्होंने साथ दिया पलेस्टाइन का अभी तक, क्योंकि ये सेम रिलीजन को फॉलो करते हैं, एक अपना एक ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं जो अरब कंट्रीज़ हैं पलेस्टाइन के साथ, इसीलिए ये इजराइल के साथ इसके अच्छे रिलेशन नहीं थे अरब कंट्रीज़ के। लेकिन अब जैसे जैसे इजराइल की जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड पे वो बढ़ता जा रहा है, यूएस के ऊपर इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इसराइल का, पलेस्टाइन का इशू जो है वो घटता जा रहा है, ठीक है, एक तरह से सप्रेस होता जा रहा है, वैसे वैसे अरब कंट्रीज़ जो हैं वो इजराइल की तरफ आती जा रही हैं। अब इसको लेकर एक अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था, ठीक है, लास्ट ईयर, जिसमें यूएस ने मीडिएशन किया था, और ये साइन किस किस के बीच में हुआ था? इजराइल के बीच में, यूएई के बीच में और बहरीन के बीच में। ओके, इन तीनों के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। इसमें ये कहा गया कि पहला तो हम एक दूसरे के यहाँ पे एम्बेसीज ओपन करेंगे, यानी कि अरब कंट्रीज अब इसराइल को रिकॉग्नाइज करने लग रही हैं, ठीक है। तो हम एक तो एम्बेसीज खोलेंगे, दूसरी चीज़ ये कि इसराइल में कई सारी ऐसी जगह हैं जो इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा होली प्लेसेस मानी जाती हैं, जैसे कि अल अक्सा मॉस्क जो है वहाँ पे, ठीक है, जो मस्जिद है अल अक्सा में जेरूसलम में, जहाँ पे रिसेंटली बहुत ज़्यादा क्लैशेस भी देखने को मिले थे, ये जो थर्ड होलीएस्ट प्लेस है इस्लाम के लिए, तो यहाँ पे पिलग्रिम्स आ पाएंगे जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ से। तो एक तरह से ये देखा जा रहा है कि इनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस अब वापस सुधर रहे हैं आफ्टर 26 ईयर्स। ओके, तो इसकी लोकेशन देखो, पहले तो ये इजराइल है, ठीक है। इजराइल के बाद यहाँ पे ये है सऊदी अरेबिया, ठीक है, यहाँ पे ये है ईरान, ये है यहाँ पे यूएई, ये है बहरीन, ठीक है। तो देखो, ये एक माना जा रहा है कि ये जो सब हो रहा है ना, ये ईरान को कर्ब करने के लिए हो रहा है। तो ये सब क्या है मैं बताती हूँ आपको। पहले देखते हैं प्रीवियस एग्रीमेंट्स भी हुए हैं। देखो, इजराइल के इससे पहले भी अरब कंट्रीज से एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। पहला एग्रीमेंट हुआ था जो पहली अरब कंट्री थी जिसके साथ इजराइल का एग्रीमेंट हुआ था, वो थी इजिप्ट, और उसके बाद जॉर्डन से भी इसका एग्रीमेंट हुआ था, पीस एग्रीमेंट था, ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बढ़ाने के लिए। अब इसका रीज़न क्या है, साथ में क्यों आ रहे हैं? ये आ रहे हैं ईरान को कर्ब करने के लिए, क्योंकि ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ईरान के पास ऑयल है, तो ईरान के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ये सब साथ में आने को तैयार हो गए हैं। यूजुअली देखा जाता है कि वेस्ट एशिया में तीन जो है पार्टीज़ हैं, तीन जो अलग अलग पार्टीज़ हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट रहती हैं। कौन कौन सी? एक है सऊदी, दूसरी है ईरान, और तीसरी है इजराइल, ठीक है। ये तीन पार्टीज देखने को मिलती है। सऊदी की साइड ही थे यूएई वगैरह, अब वो इजराइल के साथ आगे आ रहे हैं, ठीक है, और ये सब आ रहे हैं ईरान को कर्ब करने के लिए। अब सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है इसकी? देखो, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे सब लोग पैलेस्टाइन क्वेश्चन से डीकपल हो रहे हैं, ठीक है, अलग अपने आप को कर रहे हैं पैलेस्टाइन क्वेश्चन से। दूसरी चीज़ ये कि पीस चाह रहा है हर कोई इंटायर रीजन में। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि इकोनॉमी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है वहाँ की। इंडिया का क्या इंटरेस्ट हो सकता है यहाँ पे? इंडिया का इंटरेस्ट ये है, पहला चीज़ तो जियोपॉलिटिकली हमारे लिए, जियोपॉलिटिकल साइड से अगर देखें तो वेस्ट एशिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे कॉन्टिनेंट्स को टच करता है। अगर हमारी कनेक्टिविटी वेस्ट एशिया के साथ अच्छी हो जाती है, डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, तो हम पूरे जो कॉन्टिनेंट्स हैं अलग अलग, उनके साथ कनेक्टिविटी बना पाएंगे। देन एनर्जी का भी इशू है। अभी देखो हमारे यहाँ क्रूड ऑयल के प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर इस रीजन में पीस रहती है, इस रीजन में शांति रहती है, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो यहाँ पे जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो भी कम होंगे और हमें ईजिली एनर्जी मिल पाएगी। देन एक हमारे यहाँ जो इशू है वो है रेमिटेंस का भी, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे जो लोग हैं, डायस्पोरा है, वो यहाँ पे रहता है और वहाँ से हमें रेमिटेंस आती है। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पीस रहेगी तभी तो हमारे यहाँ प्रॉपरली रेमिटेंस आ पाएगी। तो ये पूरा इशू था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक एडिटोरियल है फ्लाइंग ड्रोन्स, ठीक है, फ्लाइंग टेररिज्म। तो यहाँ पे देखा हमने कि इंडियन एयरफोर्स के एक स्टेशन पे, जम्मू स्टेशन पे एक अटैक हुआ ड्रोन्स का, और ये पहला टेरर अटैक था इंडिया पे यूजिंग ड्रोन्स। तो यहाँ पे ड्रोन्स की जो टेरर जो कैपेबिलिटीज़ है उसके ऊपर बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, ठीक है। अब ये नया मोड ऑफ टेररिज्म की तरह ग्रो कर रहा है। एक तरह से इसको वॉरफेयर की तरह यूज़ किया जा रहा है स्टेट्स के द्वारा, ठीक है। कैसे? जैसे कि देखो, नॉन स्टेट एक्टर्स भी इसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे 2018 में सीरियन रिबल्स ने रशिया की जो मिलिट्री थी उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया, ठीक है। तो एक तो ये इंसिडेंट हुआ, फिर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक हो गया ड्रोन से, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है ये तो, हालांकि वो एस्केप कर गए, फिर भी अटैक तो हुआ। सऊदी अरेबिया की एक ऑयल कंपनी थी अरामको, इसके ऊपर भी ड्रोन से अटैक हुआ।
तो हमने देखा टेररिज्म जो है वो ड्रोन्स की मदद से बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसमें। अब ये ज़्यादा खतरनाक इसीलिए है क्योंकि एक तो ये नया सबोटेज या डिस्ट्रक्शन का तरीका बन गया है, वायलेंस का तरीका बन गया है। इंडिविजुअल्स जो हैं वो कैपेबल हैं, अब इसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है किसी इंडिविजुअल को। ड्रोन से अकेला इंसान अटैक कर सकता है। तो पहले ही जो लोन वुल्फ अटैक्स थे वो कम थे, और ये ड्रोन्स भी आ गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग प्रोलिफरेशन ट्रीटीज़ हैं वो काम नहीं करती इस पर। अब देखो हमारे यहाँ 4 प्रोलिफरेशन ट्रीटीज़ हैं ग्लोबली, ठीक है। ये ट्रीटीज़ क्या हैं कि ये बेसिकली ये ट्रीटीज़ कहती हैं कि हम जो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं उनको प्रोलिफरेट नहीं होने देंगे, स्प्रेड नहीं होने देंगे, इस बारे में ये ट्रीटीज़ हैं। तो पहला है जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, एक ये है। देन ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है, ठीक है। देन एक है MTCR, ठीक है। एंड देन एक और है वासेनार ग्रुप। ये देखो चारों क्या है, ये बात करता है कि न्यूक्लियर वेपन्स को हम प्रोलिफरेट नहीं होने देंगे। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप बात करता है कि केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स जो हैं उसको प्रोलिफरेट नहीं होने देंगे। MTCR बात करता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजाइम की, ठीक है, कि मिसाइल्स जो हैं उसको जो मिसाइल्स हैं, जो रॉकेट्स हैं, जो एरियल व्हीकल्स हैं, उनको हम यहाँ पे प्रोलिफरेट नहीं होने देंगे उस टेक्नोलॉजी को, जब तक कोई कंट्री इस ट्रीटी को साइन नहीं करता। एंड वासेनार एग्रीमेंट जो है ये डुअल टेक्नोलॉजी की बात करता है, डुअल यूज टेक्नोलॉजी की। ये सपोज ड्रोन्स हैं, ठीक है, ड्रोन्स को आप अच्छे कामों के लिए यूज़ करते हो, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज़ करते हो, लेकिन आप इसको नेगेटिव यूज़ नहीं कर सकते, ये कहता है वासेनार एग्रीमेंट। हालांकि ड्रोन्स इसके अंदर कवर नहीं होते, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया। इस तरह की कई और टेक्नोलॉजीज हैं जिसको आप डुअल यूज़ नहीं कर सकते, वासेनार एग्रीमेंट ये कहता है। तो इस एडिटोरियल में ये कहा गया है कि वासेनार एग्रीमेंट है ये भी काम नहीं करता इसके ऊपर, और MTCR जो एग्रीमेंट है ये भी काम नहीं करता। तो दोनों ही इसको इंक्लूड नहीं करते, तो ये एक अलग चैलेंज है हमारे लिए। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि पहले देखा जाता था कि स्टेट की मदद से नॉन स्टेट एक्टर्स अटैक करते थे, टेरर अटैक्स, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि नॉन स्टेट एक्टर्स को स्टेट के पेट्रोनेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जो ड्रोन अटैक्स है वो कन्वेंशनल नहीं है, अनकन्वेंशनल है, इसमें कॉस्ट बहुत कम लगता है, प्रोक्योरमेंट बहुत ईजी है, ऑपरेशन बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें जो भी पर्सन अटैक करेगा वो बहुत दूर से बैठा बैठा अटैक कर लेगा, रिमोट प्लेस से, तो उसको पकड़े जाने की भी जो चांसेस हैं वो कम है। तो इसमें स्टेट का पेट्रोनेज की ज़रूरत नहीं है। तो देखो जब पाकिस्तान, हमने देखा था कि पाकिस्तान के ऊपर कई एलिगेशन लगते हैं कि वो टेरर को फंड करता है, टेररिज्म करवाता है इंडिया में, लेकिन उसके कारण क्या होता था कि हम पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना सकते थे FATF वगैरह जैसी ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन अब तो हम किसी स्टेट पे वो भी नहीं बना सकते प्रेशर भी, क्योंकि यहाँ पे कुल मिला के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट इंडिविजुअल, उसको किसी स्टेट पेट्रोनेज की भी जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के इस एडिटोरियल में कंसर्न दिखाया हुआ है कि ये जो कंसर्न है ड्रोन अटैक से रिलेटेड वो कितना बड़ा है हमारे लिए। तो ये पूरा हमने एडिटोरियल डिटेल में डिस्कस किया। इसका आपको ये याद रखना है कि क्या कंसर्न है और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, ये भी आपको समझ आना चाहिए। ओके, देन बात करते हैं नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ये देख लो। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट याद रखना। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप इज फॉर कंट्रोल ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी। तो केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी को के वेपनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए ये ग्रुप है, ये सही स्टेटमेंट है। वासेनार अरेंजमेंट जो है दैट इज फॉर कन्वेंशनल आर्म्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। तो डुअल यूज जो टेक्नोलॉजी है उसको रोकने के लिए ये है, तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट जो है वो नन है, ठीक है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। आगे बात करते हैं, ये जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, चमोली डिजास्टर ड्यू टू एवलांच। तो देखो चमोली डिजास्टर उत्तराखंड में ये डिजास्टर हुआ था 7 फरवरी को, 2021 की 7 फरवरी को, और ये नंदा देवी नेशनल पार्क के आसपास हुआ था, गढ़वाल हिमालयाज में, उत्तराखंड में। यहाँ पे क्या हुआ था, फ्लैश फ्लड्स आ गई थी, एकदम से फ्लड्स आ गई थी, और ये देखा जा रहा था कि ये विंटर्स में आई है। तो ऐसा क्या रीज़न हो गया भाई कि विंटर्स में ऐसी फ्लैश फ्लड्स आ गई? तो ये बहुत अबनॉर्मल चीज़ मानी जा रही थी। अब इसके लिए कई सारे ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि ये फ्लैश फ्लड हो सकता है एवलांच के कारण आई हो, या फिर हो सकता है कि जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड है उसके कारण आई हो, ठीक है, या फिर हो सकता है यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ हो। तो बहुत सारे इसके रीजंस बताए जा रहे थे, ठीक है। अब इसमें जो फ्लडिंग हुई थी मेनली चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, ऋषि गंगा रिवर, डोली गंगा रिवर और अलकनंदा, इन स्ट्रीम्स में ये फ्लडिंग हुई थी। और जो इसमें रीजंस बताए जा रहे थे ये सब बताए जा रहे थे। मेजरली इसका जो रीजन बताया जा रहा था वो था ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है ना कि एक फ्लड होती है जब कोई ग्लेशियल लेक फेल हो जाता है। तो अगर मान लो कि ये ग्लेशियल लेक है, ठीक है, इसके आसपास कोई डैम बना हुआ है, तो जब ये ग्लेशियल लेक फेल हो जाएगा
तो इस तरह से ये ग्लेशियल फ्लड आती है, ठीक है। और ये फेलियर क्यों हो सकता है, देखो पहला एक रीज़न है इरोजन के कारण हो सकता है, एवलांच के कारण हो सकता है, अर्थक्वेक के कारण, या फिर अगर जो ग्लेशियल लेक है उसमें वाटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड वॉज नॉट द रीजन हियर द रीजन वॉज एवलांच, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल फ्लड्स, मल्टीपल डिजास्टर्स देखने को मिले। पहले रॉक एवलांच देखने को मिला, फिर हमने देखा कि यहाँ पे स्नो एवलांच हो गया है, उसके बाद फ्लैश फ्लड्स आई यहाँ पे। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मल्टीपल यहाँ पे जो डिजास्टर्स हुए थे वो हुए थे, और दिस वाज द रीज़न, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को इसका रीज़न माना जा रहा है। और एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न इसमें ये माना जा रहा है इस एवलांच का, ये था कि सबसे पहले तो एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ, ठीक है। और उस जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ, हेवी स्नोफॉल हुआ, जिसके कारण टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया, और उसके बाद एकदम से वार्मर कंडीशंस हो गई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसके कारण क्या हुआ कि देखो सपोज कि ये एक कोई बड़ा सा पहाड़ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो जम गई है स्नोफॉल के कारण। अब एकदम अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यहाँ पे जो बेस है इसका वो वार्मर होने लगेगा, जिसके कारण ये बेस से उखड़ेगी, ये पूरी स्नो बेस से उखड़ेगी, और इसी के कारण ये नीचे की तरफ बढ़ती है, और इसी के कारण एवलांच हुआ। तो ये पूरा इसमें इशू कहा गया है कि ये बहुत ज़्यादा जो डेब्रिस कलेक्ट हुआ, जो बहुत ज़्यादा रॉक्स का एवलांच हुआ, ये सब इसी के कारण हुआ है। तो ये हमने पूरा इशू देख लिया। एंड दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू अलॉट, ओके। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट वॉज ऑल, थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ वेरी गुड डे।